अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे खुशामदीद। आज का ये शो जिसका नाम है ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए डायबिटीज के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको हम देते हैं कि डायबिटीज क्या मर्ज है और हम अपनी डायबिटीज को जो है वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से किस तरह से गुजार सकते हैं। और इस हवाले से हमें जो है वो डॉक्टर जावेद इकबाल जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से 15 से 20 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हमें जो है वो मालूमात देते हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है वो मेडिसिन और इंसुलिन के हवाले से तो हमने पहले बात की और आज हम ये बात करेंगे कि क्या मेडिसिन जो है वो कितनी ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और उन्हें किस तरह से जो है वो मेडिसिन का जो है वो लेना उनके लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू, ठीक ठाक हूँ मैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ज़ियाबीतस के ऐसे कौन से मरीज हैं जिनका इलाज गोलियों से मुमकिन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम किसी पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज करते हैं तो जो जिस फिजिशियन के पास या डायबिटोलॉजिस्ट के पास वो जाते हैं उसमें से ये ज़रूरी होता है कि पहले उसको क्लासीफाई कर लिया जाए कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है या कोई डबल डायबिटीज़ है या 1.5 डायबिटीज़ है। ये मुख्तलिफ अक़साम है डायबिटीज़ की, या ये प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ हुई है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो पहले हम उसमें से कैटेगराइज करेंगे। उस कैटेगरी में से देखते हैं तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं जिनके अंदर इंसुलिन की पैदावार कम हो गई है लेकिन कुछ ना कुछ पैदावार हो रही है और उनका लबलबा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ऐसे अफराद में टैबलेट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उनका इलाज हम टैबलेट्स के साथ शुरू कर सकते हैं। सही। अच्छा आपने अभी जिक्र किया कि जिनको डबल डायबिटीज़ है, ये डबल डायबिटीज़ वाली ये कौन सी किस्म है? डबल डायबिटीज असल में जो ऐसे अफराद जिनको शुरू में टाइप 1 ज़ियाबीतस होती है 20 साल या 19 साल की एज में और उनको आपने इंसुलिन शुरू कर दी, अब वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं लेट लाइफ में 40 ईयर के बाद ऐसा भी होता है कि उनके अंदर इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा हो जाती है और वो ये जो मुज़ाहमत वाला एलिमेंट है ये चूँकि टाइप 2 ज़ियाबीतस की का करेक्टरिस्टिक है, खासा है उसका, तो इसलिए ऐसे मरीज जो टाइप 1 ज़ियाबीतस के हैं इंसुलिन इस्तेमाल करें और अब उनको इंसुलिन की मुज़ाहमत का सामना है तो उनको ऐसी दवाइयाँ साथ ऐड करनी पड़ती हैं जो मुज़ाहमत को भी कट ऑफ करती हैं, तो कट डाउन करती हैं। तो ऐसे ही डायबिटीज़ को हम डबल डायबिटीज़ भी कह सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्या वो टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है? वो टाइप 2 में कन्वर्ट नहीं होता। ऐसा होता है कि टाइप 2 के कुछ कैरेक्टर जो है वो उसमें आना शुरू हो जाते हैं अच्छा लेटर ऑन एज में, लेट लाइफ में। तो वो बुनियादी तौर पे टाइप 1 के मरीज है लेकिन उसमें कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आने शुरू हो गए, ऐसे कोई क्लिनिकल उनके अंदर इलामात आने शुरू हो गए जो टाइप 2 की अंदर होती हैं। तो अब ऐसे मरीज को हम डबल डायबिटीज भी लेबल कर सकते हैं। और क्या उनकी दवाइयों में भी कोई तब्दीली होती है जो डबल? उनकी इंसुलिन वैसे ही चलती रहती है लेकिन उसके साथ हम इंसुलिन की मुज़ाहमत कम करने वाली दवाइयों का इजाफा कर देते हैं। ठीक। और डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कौन सी दी जाती हैं, चाहे वो टाइप 2 के हम अगर डायबिटिक पेशेंट्स की हम बात करें या टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स की जो के साथ इंसुलिन भी लेते हैं, दवाइयाँ कौन सी दी जाती हैं और वो क्या दवाइयाँ हैं, उनका काम क्या है, वो क्या आपके अंदर इंसुलिन पैदा करने में हेल्प करती हैं या वो कोई इंसुलिन की रिप्लेसमेंट है या वो क्या है? ज़ियाबीतस टाइप 2 के जो अफराद हैं उनके अंदर हम इंसुलिन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और ये गोलियां कोई 5-6 ग्रुप्स पे मुश्तमिल हैं। उनमें से एक मेजर ग्रुप जो कि मेटफॉर्मिन पे मुश्तमिल है वो इंसुलिन की चूँकि मुज़ाहमत होती है उसको कम करने में मददगार होता है। और दूसरी ये मेटफॉर्मिन एक केमिकल का नाम है जो इंसुलिन की मुज़ाहमत को कम करता है और शुगर लेवल को नॉर्मल करता है। और मेटफॉर्मिन एक ऐसी मेडिसिन है जो टाइप 2 ज़ियाबीतस में हम शुरू में ही इस्तेमाल करते हैं, उनकी पहली ड्रग समझे मेटफॉर्मिन है। और ये क्या टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को भी मेटफॉर्मिन दी जा सकती है? टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को हम मेटफॉर्मिन से इलाज शुरू नहीं करते, उनके इलाज में हम इंसुलिन की मदद लेते हैं। और उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हम उसकी वजह ये है कि उसमें चूंकि लबलबा काम नहीं कर रहा होता, लबलबे से इंसुलिन नहीं पैदा हो रही तो हमने इंसुलिन बाहर से देना शुरू कर दी, इंसुलिन रिप्लेस करना शुरू कर दी। जबकि टाइप 2 पेशेंट ऐसा होता है जिसमें इंसुलिन की सिक्रीशंस बहरहाल कुछ न कुछ हो रही होती हैं
लेकिन उनको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलिन अपना काम सही तरह नहीं कर रही होती। तो आपकी जो मेटफॉर्मिन है ये उसके इंसुलिन के काम में फैसिलिटेट करती है, उसके काम को बेहतर करती है। तो मेटफॉर्मिन एक मेन मेजर ग्रुप है मेडिसिन का। जो मेटफॉर्मिन जो ड्रग है ये मेजर मेडिसिन है जो टाइप 2 डायबिटीज में इस्तेमाल होती है। सही। डॉक्टर साहब आपसे सवाल मेरा ये है कि हमें पता कैसे चले कि फलां दवाई मेटफॉर्मिन, क्या कोई जैसे ग्लूकोफेज हो गई, क्या ये मेटफॉर्मिन है? मेटफॉर्मिन के बहुत सारे ट्रेड नेम है, तो आमतौर पे हमारे इस प्रोग्राम में हम ट्रेड नेम्स को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन 2-4 में आपने चूंकि पूछ लिया तो मैं नाम बता देता हूँ। उसमें एक ग्लूकोफेज है, एक न्यूट्रीपार है, नियोफेज है, ये 3-4 मेन ब्रांड हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। और मेटफॉर्मिन एक अच्छी दवाई इस सेंस में है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज हुई हैं और इसको सेफ पाया गया मेडिसिन के डायबिटीज़ के हवाले से भी और हार्ट के हवाले से भी। और इसके अलावा उसके अलावा जो मैं दूसरे ग्रुप्स की बात कर रहा था, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करती हैं, या आप ये समझ लें कि लबलबे को मुतहरिक करती हैं। उनमें सल्फोनाजुरिया की ड्रग्स हैं जो कि सल्फा ग्रुप से तल्लुक़ रखती हैं, और इनमें उर्फ़ आम में आप इनको डायनिल, एमरिल और डायमिक्रॉन और मिनी डाइव के नाम से पहचानते हैं। और फिर तीसरा ग्रुप आ जाता है जो बॉडी में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इनको हम ए कार्बोज मेडिसिन का नाम है वो इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो अब नई दरियाफ्त हैं और उनका काम लबलबे से इंसुलिन पैदा कराना है, लेकिन वो इतनी इंसुलिन पैदा करते हैं जितनी बॉडी की नीड होती है, जितना ग्लूकोज लोड होता है। इस किस्म की दवाइयों को हम DPP-4 इनहिबिटर्स भी कहते हैं, और इस किस्म की दवाइयों को हम GLP-1 एनालॉग्स भी कहते हैं। ये बहुत फायदेमंद हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे मरीज जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है उनके वेट को कम करने में हेल्प करती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से बताया कि हम उनको डायरेक्ट मेटफॉर्मिन जो है वो नहीं, हम उनका ट्रीटमेंट हम इंसुलिन से जो है इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसकी रीज़न भी आपने बताई क्योंकि उनकी बॉडी में बिल्कुल भी इंसुलिन जो है वो नहीं बन पा रही होती है। क्या कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद है जो कि डायरेक्ट लबलबे पे जो है असरअंदाज होती हो? ये जो मैंने आपको ग्रुप बताया सल्फोनाजुरिया का, जैसे जिनमें डायनिल, डायमिक्रॉन, एमरिल और इस तरह की मेडिसिन हैं, ये लबलबे को मुतहरिक करती हैं और वहाँ से इंसुलिन पैदावार को बढ़ा देती हैं, प्रोवाइडेड कि वो लबलबा काम करने वाला हो, उसके अंदर सलाहियत हो कि इंसुलिन बना सके। आमतौर पे जब टाइप 2 डायबिटीज तशखीस होती है उस वक्त लबलबा 50% काम कर रहा होता है। उस 50% को कई अर्से तक सेव किया जा सकता है अगर आप अपने ब्लड शुगर को शुरू दिन से कंट्रोल में रखें, और उसके ऊपर वो गोलियां असरअंदाज होती रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे मेटफॉर्मिन हो गई या इंसुलिन की हम बात करें, क्या ये तमाम जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके ऊपर, जैसे कुछ पेशेंट्स कहते हैं ना कि हमें तो ये दवाई सूट ही नहीं की है, मेरी तो इससे शुगर ही नहीं कंट्रोल हो रही, या मैं दोबारा अपने डॉक्टर के पास गई और मैंने फिर से अपनी दवाइयों को जो है वो रिवाइज करवाया और बेहतर उसको कि मतलब उसकी रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई और मेडिसिन, क्या ऐसा भी होता है या एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है? देखिए मेडिसिन के ग्रुप्स हैं और उनके एक स्टेप्स हैं जो फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट जानता है। जैसे आपने फर्स्ट मेडिकेशन के तौर पे मेटफॉर्मिन दी है, तो अगले स्टेप में आप दूसरे ग्रुप की दवाइयाँ देंगे जो लबलबे को मुतहरिक करती हैं। तीसरे स्टेप में आप ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो वजन भी कम कराते हैं और शुगर लेवल भी बेहतर करते हैं। तो ये एक स्टेप वाइज अप्रोच है जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो डेफिनेटली मरीज को उसके जो शुगर लेवल है वो महीने के बाद देख के उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते होते हैं। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी कुछ होता है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी को बुखार है और वो पैनाडोल ले ले तो उसका विद इन 1 आवर जो है वो बुखार उतर जाता है? क्या ऐसी कोई टैबलेट्स हैं जिनसे जो है फौरी असरअंदाज हो जाए? मेरा ख्याल है डायबिटीज की जो टाइप 2 की खास तौर पे ट्रीटमेंट है उसमें ऐसी कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो फौरी तौर पे ब्लड शुगर लेवल को लो कर दे। वैसे ये जो दवाइयाँ जो मैंने अभी जिक्र किया सल्फोनाजुरियाज हैं जो लबलबे को मुतहरिक करती हैं, इनको हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। इनका मकसद बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया करना है। तो अगर मरीज उसके साथ अपने खाना नहीं खा रहा तो ब्लड शुगर लेवल लो होने का खतरा होगा अगर उनका लबलबा सही तरह काम कर रहा है। लेकिन ये जो अप्रोच आपने बात की है लोगों की होती है कि हम चूँकि रात को मेडिसिन खाएं और सुबह तक हम बिल्कुल ठीक हो गए हों
ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल ठीक हो। ये जो है ये सही अप्रोच नहीं है। इसमें गो स्लो की पॉलिसी बेटर रहती है। अपने ब्लड शुगर लेवल को ऐसा ऐसा नीचे लाएं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ज़ियाबीतस की कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि उनके गुर्दों पे असरअंदाज करती हैं, इसमें कोई हकीकत है या नहीं? ज़ियाबीतस की दवाइयों के बारे में ये एक मिथ है, ये एक गलतफहमी है कि ये गुर्दों को ख़राब करती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशन हैं, जैसे कि पेन किलर्स हैं, जैसे दर्द की अद्वियात हैं, ये ऐसी हैं जो गुर्दों को ख़राब करती हैं। कई सारे कुछ तजात हैं जो कीमों के पास हमारे लोग चले जाते हैं, हैवी मेटल्स हैं, उनको बहुत सारे पेशेंट्स बगैर किसी प्रेस्क्रिप्शन के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सारी मेडिसिन गुर्दों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जो डायबिटीज की मेडिसिन हैं वो गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अच्छा। इस फिक्रे को आप इस तरह अगर पढ़ लें कि ज़ियाबीतस के लिए यूज होने वाली मेडिसिन गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर गुर्दा पहले से खराब हो गया हो तो फिर इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये नहीं है कि वो गुर्दे को मजीद डैमेज करेंगी, उसकी वजह ये है कि गुर्दों के रास्ते से इन्होंने बाहर निकलना होता है जिस्म में से, तो अगर गुर्दे खराब हो रहे होंगे तो ये जिस्म में इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी और इकट्ठे होने से उनके मुज़र असरात बॉडी पे आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गुर्दों को डायरेक्ट नुकसान देती है। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हैं और वो डायबिटीज़ की मेडिसिन भी ले रहे हैं और उससे उनको यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाए? क्योंकि एक ये हमें कमेंट आया हुआ था, उसमें उन्होंने पूछा ये इस तरह नहीं है। ये मेडिसिन जिनके बारे में जिक्र करना चाह रहे हैं, न्यू ग्रुप ऑफ मेडिसिन आई हैं जो बेसिकली यूरिन के रास्ते ग्लूकोज की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। यानी एक तरह से ब्लड शुगर लेवल फॉर एग्जाम्पल 400 है तो हमने टैबलेट शुरू कर दी तो वो 400 एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगी यूरिन में, तो बॉडी में अल्टीमेटली लेवल 200 या 100 पे पहुंच जाएगा। तो ये उस तरह की मेडिसिन है, लेकिन ये पेशाब ओवर दवाइयाँ मारल नहीं। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब इस बात में भी कोई हकीकत है कि इंसुलिन लगाने से आपको गुर्दों की बीमारी होने के ज्यादा इम्कान हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी इंसुलिन नहीं लगाते या वो अपने इलाज में शामिल इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इंसुलिन लगाने से जो है वो गुर्दों की बीमारी होने के इम्कान बढ़ जाते हैं, और उन्होंने ये बात बहुत से लोगों से सुनी होती है। जब पेशेंट को 10, 11, 12 साल हो जाते हैं और वो ब्लड शुगर लेवल अपने हाई रखते हैं तो उसके बाद गुर्दों की बीमारी शुरू हो चुकी होती है। जब गुर्दों की बीमारी शुरू हो गई होती है तो उस वक्त जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल वाले उनको इंसुलिन तजवीज़ करते हैं। सही। अब आप ये देखें कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे गुर्दे फेल हो चुके हैं और अब हम इंसुलिन शुरू कर चुके हैं, तो जो गुर्दों की बीमारी है उसमें रिवर्स नहीं होना, वापस नहीं होना। ऐसा कभी नहीं होता कि आप ब्लड शुगर 89 या 90 या 100 कर ले तो जो गुर्दों की बीमारी है वो रिवर्स हो जाएगी। गुर्दों की बीमारी अब शुरू हो गई, इरिवर्सिबल फेज में है, उसने ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है। तो जब हॉस्पिटल से इंसुलिन लेके मरीज घर आया है तो साथ में गुर्दों की बीमारी अपने ट्रैक पे चल रही है, एक वक्त आएगा जो गुर्दे बिल्कुल ही काम करना छोड़ देंगे। तो ऐसा मरीज फिर सोच सकते हैं और उसको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि जब से मैंने इंसुलिन लगाई है तब से मेरे गुर्दे और खराब होना शुरू हो गए हैं। तो प्रैक्टिकली और ये एक्चुअली ऐसे बात जो है वो नहीं है हकीकत में। क्योंकि डॉक्टर साहब इसमें एक चीज मैंने सुना, जैसे भी आप इस बात को मैं मजीद क्लियर कर दूं कि इंसुलिन और गुर्दों की फेलियर वाली बात है। आप इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि जब गुर्दों की बीमारी शुरू हो चुकी थी तो मरीज ने इंसुलिन शुरू की और गुर्दों की बीमारी भी साथ बढ़ती गई और इंसुलिन का इस्तेमाल उस वक्त कोई खास फायदा नहीं पहुंचा सका। मतलब ये कि उनको गुर्दों की बीमारी ज़ियाबीतस का अच्छा परहेज ना होने की वजह से और वेल इन टाइम इंसुलिन हो जाती है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी तो पेशेंट्स होते हैं ना डॉक्टर साहब जो अपना फॉलो भी नहीं कर पाते हैं या वो बाकायदगी से डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक पेशेंट से मुलाकात हुई तो वो कोई 6 मंथ्स के बाद जाके अपने डॉक्टर के पास गए और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने 1 मंथ के बाद बुलाया था लेकिन मैं 6 मंथ्स के बाद जो है वो गया।
तो उससे फिर आपके जो है जब आप अवॉइड करते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, तो उससे ऑटोमेटिकली जो है आपको भी कहीं ना कहीं पे होता है कि अच्छा चलो बदपरहेजी कर लें, अपने लाइफस्टाइल पे वो उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उन्हें होता है कि अच्छा अब हम ज़रा बीच में अपना भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपना इलाज भी हम शामिल कर लें, तो उससे जरूर कोई ना कोई इफेक्ट कम्युनिकेशन पैदा हो जाती है। जो कम्युनिकेशन जब पैदा हो जाती है, मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, साबी तकलीफ होती है, कुछ लोगों को गुर्दों की बीमारी हो चुकी होती है। जब गुर्दों में क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर समझ लें कि ये गुर्दों की बीमारी अब रिवर्सेबल नहीं है। हाँ, वो एक हद तक स्टेबल रह सकती है। तीसरे नंबर पे जो रेटिनोपैथी है, जो आइज की बीमारी है, ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस का नतीजा है और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस है। अब ये अनकंट्रोल्ड शुगर का रिजल्ट है। अब हम पीछे से ब्लड शुगर कंट्रोल भी कर लें तो ये मामला रिवर्स नहीं होते। जैसे आप इसको ऐसे मिसाल लें कि आप माचिस की तीली से कोई चूल्हा जलाते हैं, तो आपने देखा होगा तीली तो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है, तो अब आप जो चूल्हा है वो जलता रहना है। तो ये जो ज़ियादतीस की वजह से सादी तकलीफ है, पाँव का जलना है, ये उधर ही रहना है, कई दफ़ा इरिवर्सिबल हो जाता है, जबकि पीछे से आप ब्लड शुगर कंट्रोल भी कर लेते हैं। वो माचिस की तीली वाला रोल जो है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का है। अच्छा, मतलब ये कि जहाँ पे आपकी बीमारी, मतलब ये कि ये डिजीज प्रोग्रेसिव है। हाँ जी, डिजीज प्रोग्रेसिव है। अगर आप इट इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज, प्रोग्रेसिव है, क्रॉनिक है एंड इट इज फेटल, मोलेक हो सकती है इफ नॉट ट्रीटेड वेल इन टाइम। अगर हम टाइम पे इलाज नहीं करते, इसमें टाइम की बहुत अहमियत है। जो डायबिटीज डायग्नोज हो तो उसी वक्त से आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर लें, ट्रीटमेंट प्लान में आ जाए, अपने टारगेट्स पे नजर रखें। जब आपको पेचीदगियां हो जाती है ना, तो फिर आपके पेचीदगियां रिवर्सिबल नहीं होती। फिर आप समझें कि आप एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ से आप ब्लड शुगर पीछे से कंट्रोल भी कर लेंगे, तो शायद जो बीमारियां दूसरी जन्म ले चुकी हैं वो आगे प्रोग्रेस करती रहेंगी। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, अभी हमें चचा मियाँ ज्वाइन करेंगे अब से तकरीबन कुछ ही मिनट के बाद, और इतनी देर में हम डॉक्टर साहब से एक और सवाल भी पूछ लें। डॉक्टर साहब, आपने भी जिक्र किया कि ये फेटल भी हो सकती है, जानलेवा, कैसे जानलेवा हो सकती है ये बीमारी? देखिए, अगर डायबिटीज के शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो और ऐसा भी कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, या बॉडी में कोई और स्ट्रेस आ जाए, तो दो किस्म की इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज में हम उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरस्मोलर स्टेट, उसमें भी मरीज वशी में चला जाता है और ब्लड शुगर 600-700 में हो जाती है, और फिर बड़ी मुश्किल से उसमें से रिवर्सिबिलिटी होती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, जो बच्चों में आमतौर पर इंसुलिन के मिस करने से या इंसुलिन के बंद करने से पैदा होती है, उसको हम ज़ियादती गशी कहते हैं, और कई सारे बच्चे इसका शिकार होते हैं, उसमें से रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। ये दो ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो इमीडिएट हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो डायबिटीज जब हम कंट्रोल नहीं करते तो उससे किडनी की डिजीज पैदा होती है। उससे आपने पेशेंट देखे होंगे जो पाँव की बीमारी के साथ आते हैं, खुदा ने हंस कई दफ़ा पाँव को काटना भी पड़ जाता है। और इसी तरह जो आइज के ऊपर उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, रेटिनोपैथी हो जाती है, वहाँ पे कई दफ़ा रप्चर हो जाता है वेसल्स का, ये सारी उसकी पेचीदगी में आता है। हार्ट अटैक का रिस्क उसके अंदर बढ़ जाता है डायबिटीज़ के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हार्ट अटैक और आपके फैट्स और आपकी जो है वो गुर्दों मतलब किडनी, ये तीनों चीजें इंटरलिंक हैं? हाँ, ये इंटरलिंक्ड है। जिन लोगों में माइक्रोवेव में यूरिया होता है उनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। इसका मतलब माइक्रोवेव में यूरिया एक इंडिकेटर है कि अब आप अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल करें, अपनी डाइट का ख्याल करें, अपनी स्ट्रेस को कम रखें, अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, अपने ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें। अदरवाइज हार्ट की डिजीज उसके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, उसके होने के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे। सही, तो इसके लिए ज़रूरी है नाज़रीन कि आप अपने ब्लड शुगर कंट्रोल को ज़रा बेहतर रखें, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर आपका अपनी ज़ियादतीस पे अच्छा कंट्रोल नहीं है। इसी के साथ चचा मियाँ ने हमें ज्वाइन किया है, और जी चचा मियाँ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। सुना है आप दुबई गए थे? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। पहले तो मैं माइक लगा लूं ना, एक तो माइक का। तो भाई से मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन मैं अकेले में आपको दूंगा। आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए। वो चचा मियाँ के बराबर तो आपकी अहमियत नहीं ना है। आपको पता चचा मियाँ की अहमियत बहुत है।
ये तो है, ये तो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मेरा माइक कौन सा है भाई, वो कैमरा ये वाला है? अच्छा है। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को खलूस भरा आदाब चचा मियाँ की तरफ से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दुबई गए थे, माशाल्लाह सुना कामयाब आपका विजिट रहा है, तो मैं भी आया था पीछे पीछे। मैंने कहा आपको दुबई जाकर मुलाकात, जी मैं जाने लगा था ना, मगर मैं मोड़ समनाबाद, अपने घर से निकला मोड़ समनाबाद पे आया हूँ, वो साइकिल का टायर पंचर हो गया, मैं फिर वहाँ से फ्लाइट आपने कैंसिल करा दी। वहाँ से फिर मैं नहीं, मैंने तो साइकिल पे ही आना था, मैं अपनी साइकिल पे निकल जाता हूँ। दुबई साइकिल पे जाना था? बिल्कुल, क्यों नहीं जाना था। कितने दिन तक पहुँचते वहाँ पे? मैंने बस पहुँच जाना था, मैं जल्दी, मैं तेज चलाता हूँ साइकिल, में तेज चलाता हूँ। अच्छा, आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या साइकिल तेज चलाना मुनासिब है? हाँ, ये जरा आप बताएं। साइकिल तेज ही चलाना चाहिए, लेकिन उस हद तक तेज ना चलाएं कि आपका हार्ट रेट कहीं बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ सवालात आपसे करने थे तो। अच्छा, ये अब आप दुबई के दौरे के बाद जो है वो सवाल करना चाहते हैं? हाँ, मैं तो वो वाले सवाल से मैं कुछ सवाल वहाँ लाने लगा था। सही, लेकिन वो बस आप तक पहुँच ही नहीं सका, तो अब मैं वो सोच रहा हूँ कि अब मैं आपसे वो सवाल, आप मुझे पहले दे देते तो मैं वहाँ से गोरों से पूछ के आता। वहाँ गोरे होते हैं, वहाँ तो अरबी होते हैं। गोरे भी तो गोरे भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, पढ़ाने वाले ज्यादातर गोरे होते हैं ना। अच्छा अच्छा, चलिए अगली दफा आपके साथ इकट्ठे चलेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, आगे आ रही हैं सर्दियाँ। सही। आगे तो सर्दियों में ये शुगर के जो पेशेंट हैं, उन्हें ये क्या क्या मतलब किस तरह की मतलब हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? पहली तो मैं मुझे पता है कि ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, आगे दूसरा बताएं। जी जी। देखिए, डायबिटीज़ के अफराद जो हैं वो सर्दियों के शुरू में फ्लू का शॉट लगवा लें। एक बीमारी होती है जिसको हम इन्फ्लुएंजा फ्लू कहते हैं, जिसमें छींकें आनी शुरू होती है, जुकाम हो जाता है, और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो समटाइम उसके साथ चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है। फिर आ जाता है निमोनिया, तो निमोनिया भी सर्दियों में रिलेटिवली कॉमन हो जाता है, तो निमोनिया का सीज़न आ जाता है समझ लीजिए। तो ये जो दो बीमारियां मैंने बताई हैं, फ्लू की और निमोनिया की, इन दोनों की वैक्सीन फॉर्चुनेटली अवेलेबल है। तो जब सीज़न शुरू होने लगेगा तो इन दोनों की वैक्सीन करा लेनी चाहिए, ताकि आप क्योंकि डायबिटिक्स जो है ना बड़े हसास तबीयत के होते हैं, आपको पता है, उनके अंदर जब ये निमोनिया या फ्लू या इस किस्म की वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं तो वो कॉम्प्लिकेट कर जाती है, क्योंकि उनका जो दिफाई निज़ाम है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है डायबिटीज़ की वजह से। तो अगर हम शुरू में वैक्सीन करा लेंगे पेशेंट्स को, तो उससे ये होगा कि वो इन दो बीमारियों से इस सीज़न में बचे रहेंगे और इनके साथ कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। जब बीमारी नहीं होगी तो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होंगी। तो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होती हैं, आप अपने करीब किसी भी करीबी जनरल फिजिशियन के पास चले जाएँ, वहाँ अवेलेबल होती हैं, वहाँ लग जाती हैं, और इन वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड शुगर लेवल जो है वो इन दोनों में बढ़ जाते हैं। पूछें क्यों? एक तो हमारे यहाँ लोगों में रिवाज है कि सर्दियों में वो गाजर के हलवे और बाकी हलवे, आपको तो पता ही होगा। वो तो चचा मियाँ के तो शौक है, गाजर का हलवा, दाल का हलवा, और कौन सा होता है भाई वो, एक वो व्हाइट कलर का हलवा होता है भाई, वो क्या होता है भाई? नहीं, पेठे का हलवा। हाँ, सर्दियों में जो हलवाजात का इस्तेमाल है वो ज़रा ज़्यादा शुरू हो जाता है। जब हलवाजात का इस्तेमाल होता है तो ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब एक्सट्रीम किस्म का मौसम होता है, सर्दी होती है, तो फिर उसमें बॉडी की जो खून की नालियाँ हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और ब्लड शुगर भी किसी हद तक इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि बॉडी में एड्रेनलिन की रिलीज बहरहाल बढ़ जाती है। इसी तरह जो डायबिटिक्स हैं, आपको पता है उनको अंदर डिप्रेशन भी बहुत होती है, और वो कहते हैं ना कि सर्दियों की शामें क्या कहते हैं शेर, क्या वो है वाह क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो ये बात है कि सर्दियों की जो शामें हैं वो चूंकि उसमें डिप्रेशन बढ़ जाती है, तो जब डिप्रेशन बढ़ जाएगी तो उसके साथ ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाएंगे। तो अपनी डिप्रेशन पे ज़रा काबू रखें, अपने जज्बात पे काबू रखें, तो फिर मामलात बेहतर रहेंगे।
बिल्कुल ठीक। ये है कुछ बातें जो आपको मैंने, अब आप मजीद कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं आपको जवाब दे चाहते हैं। डॉक्टर साहब आजकल सर्दियाँ आपको पता है आने वाली हैं, तो उसमें आते हैं ड्राई फ्रूट, हाँ जी, मूंगफली, चलगोजे नहीं चलगोजे रहने थे इतने महंगे, 2200 रुपये कितने किलो वो होंगे रहते हैं। राइट, मूंगफली, मेवा, किशमिश, ये सब चीज़ें आती हैं। ये चलो हम थोड़ी अगर आप इसमें से मेवा और किशमिश निकाल दें तो बाकी ड्राई फ्रूट को किसी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मेवा और किशमिश, हाँ। किशमिश में तो बहुत खजूरें भी ना खाएं तो। अच्छा ठीक ठीक। बाकी जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किए जा सकते मूंगफली हैं। है, हाँ जी बिल्कुल, और हो गया वॉलनट्स है, जी जी, अखरोट है, कोकोनट, ठीक ठीक ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मुनासिब मिकदार में इनका इस्तेमाल नुकसान नहीं देता, ठीक। प्रोवाइडेड आप इसको मुनासिब मिकदार तक ही रहने दें। क्योंकि कई सारे लोगों को मैंने देखा कि वो फिर शुरू ही हो जाते हैं, अगर रख लिया फिर यही काम करते रहे। हाँ, फिल्में लगी होती हाँ। हैं और मूंगफली के डब्बे हाँ। पास होते हैं, तो फिर किसी भी चीज़ का एक्सेसिव इस्तेमाल जो है वो हमारे मजहब में भी मना किया गया है। हाँ इतदाल से काम लेंगे तो मामलात खराब नहीं होंगे। मामला खराब नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, और कोई सवाल अच्छा मियां जो आप पूछना आप चाहते पूछे, हैं? मैं फिर आपने कोई सवाल? सही जी तो जैसे अभी चचा मियां ने भी सर्दियों के मौसम के हवाले से कुछ सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछे, और हमने आज गोलियों के हवाले से भी बातचीत की, क्योंकि अभी मुझे बार बार जो है वो अर्सनान साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, और जो है वो अभी हम बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, और यकीनन हमारे नाज़रीन भी चाहेंगे कि वो गोलियों के मतलब मज़ीद कोई सवाल जो है वो आपसे पूछें। तो उसमें ये है कि हम अगले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से मज़ीद कुछ सवाल दवाइयों के हवाले से हम पूछेंगे, और अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो वो हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और हमें आप कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर भेजिए, और अगले हफ्ते हम आपके इन तमाम कमेंट्स को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इनके जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे। और इसी के साथ नाज़रीन आप लोगों से मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। जी इस सिक्का एक बात बताएं, जी, जब जी। ये चचा मियाँ आते हैं आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि चचा मियां आप लेट आते हैं। तो आप जरा थोड़ा सा बढ़ा लेना प्रोग्राम, चचा मियाँ को और भी तो काम होते हैं। सही, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम आप टाइम पे आइएगा ताकि आप ज्यादा सारे अब सवाल फिर पूछ कहीं सही, सकें। वो दुबई और- चले जाते हैं, फिर नहीं, मैं पीछे अभी साइकिल आप- लेके तो बार बार नहीं ना जा सकता। नहीं, आप स्टूडियो तो आ सकते हैं ना, फिर नेक्स्ट वीक जो है आप जरूर आइएगा, ठीक। और आपके जो सवाल रहते हैं वो आप डॉक्टर साहब से जरूर पूछिएगा। बिल्कुल और ठीक है। इसी के साथ डॉक्टर साहब बहुत Thank बहुत you, शुक्रिया thank कि you। आपने हमारे लिए हमारे नाजरीन के लिए जो है वो टाइम निकाला, और बहुत अच्छी मालूमात जो है वो हमें आपने दी। और चचा मियाँ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम भी आने वाला है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होगा कि क्या हम जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई फ्रूट या नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी के साथ जी नाज़रीन आप लोगों से भी मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।